पर घुन की तरह लग जाता है तो क्या होता है, उसके मस्तिष्क में थकावट भी अनुभव होना शुरू होती है। क्यों? क्योंकि विचार जीवनी शक्ति का प्रयोग उपयोग करके ही उत्पन्न होते हैं। अगला विषय क्या है? अगला विषय है विचारों के माध्यम से क्रांतियां भी लाई जा सकती हैं। कब और कैसे? वो तब जब हम विचारों को बहुत बड़ी शक्ति प्रदान कर दे। शक्ति कैसे प्रदान करें? बिजली के प्लग के साथ जोड़ दें, पावर के साथ जोड़ दें? नहीं, वो नहीं। जब हम चारों ओर से शक्ति को संरक्षित करके एक स्थान पर केंद्रित करते हैं तो चाहे भौतिक विज्ञान हो या आध्यात्मिक विज्ञान हो, उसकी शक्ति प्रचंड हो जाती है। प्रकाश के द्वारा यहां कुछ भी जल नहीं रहा है। सूर्य की किरणों से हमें छोटी मोटी गर्मी तो मिलती है, बट नथिंग इज बर्निंग। लेकिन जब इसी प्रकाश को हम लेजर का स्वरूप देते हैं तो क्या हो जाता है? 1 फुट मोटी लोहे की दीवार काटने में सक्षम हो जाती है। सामान्यतः प्रकाश की सामर्थ्य नहीं कि वो लोहे को काट पाए, वो तो मुश्किल से गर्म भी नहीं कर पाती है। लेकिन जब वही प्रकाश की किरण को केंद्रीभूत किया जाता है, उसकी समग्रता को एक दिशा में नियोजित करके निवेश करते हैं, तो लोहे की चादर फाड़ने में सक्षम है। जब प्रकाश की किरण में इतनी सामर्थ्य है तो विचार में कितनी होगी, कल्पना करना कठिन है। क्योंकि विज्ञान ज्यों ज्यों सूक्ष्म होता जाता है वो अधिक शक्ति संपन्न होता है। The nanotechnology is far more powerful than the technology which we understand with open eyes. नैनो टेक्नोलॉजी इतनी शक्तिशाली क्यों है? क्योंकि वो उस सूक्ष्म स्तर पर घटित होती है जहां कुछ दिखता नहीं है लेकिन बड़ी शक्ति संपन्न है। उसी प्रकार विचारों के साथ है। विचार भी ऐसी नैनो टेक्नोलॉजी है, खुली आंखों दिखता नहीं, लेकिन इतने सूक्ष्म अवस्था में अगर उसको हमने केंद्रित कर लिया, संरक्षित कर लिया, बटोर लिया, एक दिशा में नियोजित कर दिया, तो चादर फाड़ने में सक्षम है। बहुत बड़ी बड़ी क्रांतियां, बड़े बड़े आध्यात्मिक प्रयोग ऋषि जब करते हैं तो इसी के माध्यम से करते हैं। विचारों में इतनी क्षमता होती है कि विचार करने वाला व्यक्ति किसी व्यक्ति का भी अगर अहित करना चाहे या हित करना चाहे, मात्र अपनी विचारणा के माध्यम से कर सकता है। मैंने अनेकों बार कहा कि ऋषि अरविंद जिस सेल में थे, जब उन्हें कलकत्ता में जेल में रखा गया था, तो जब वो जेल से छूटे तो उस सेल में जब भी किसी व्यक्ति को लाते थे वो पहली रात में विक्षिप्त हो जाता था। क्यों हो जाता था? पागल सा हो जाता था। पहले तो समझ में नहीं आया, लेकिन बाद में उनको ज्ञान आया कि इस सेल में ऋषि अरविंद को रखा गया है। उन्होंने इतनी शक्तिशाली विचारों को छोड़ा है, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ है? जिसके परिणाम स्वरूप सामान्य व्यक्ति आते ही विक्षिप्त हो जाता है, झेल नहीं पाता है। ये क्यों? क्योंकि विशिष्ट प्रकार के विचारों की शक्ति का वहां जगह जगह संप्रेषण था, प्रसारण था। आप जानते ही होंगे कि आजकल जितने भी खाद्य पदार्थ हैं, एक लड़का मेरे साथ कल था, उसने मुझे बताया, मैं इसको पहले भी थोड़ा बहुत जानता था, खाद्य पदार्थों को अगर लंबे समय तक चलाना हो, 4 साल 5 साल तक, तो आजकल रेडिएशन के द्वारा उन्हें सुरक्षित किया जाता है। जैसे किसी ज़माने में प्रिजर्वेटिव डालते थे, टाटरी डालते थे, तो 6 महीने साल वो पदार्थ चल जाता था। आज विज्ञान आ गया है कि विद द हेल्प ऑफ रेडिएशन, आपके सोनीपत में भी ऐसी कंपनियां हैं, 1-2 मैंने सुना है, जो रेडिएशन के माध्यम से खाद्य पदार्थ के जो आउटर शेल है उसे इतना मजबूत कर देती हैं कि वो खाद्य पदार्थ 4 साल 5 साल तक खराब नहीं हो सकता। रेडिएशन कैसे करते हैं? वो ऐसे रेडिएशन करते हैं, जिस मशीन के द्वारा उन्हें रेडिएशन देनी हो, किरणें देनी हो, उसे सोर्स कहा जाता है। जो खाद्य पदार्थ प्रभावित करना हो वो उसके सामने रखते हैं और कुछ समय के लिए रेडिएशन दी जाती है। उसके बाद वो रेडिएशन क्या दिखती है? नहीं दिखता तो कुछ भी नहीं है। क्यों दिखता नहीं है? क्योंकि जो कुछ हो रहा है वो सूक्ष्म रूप से हो रहा है। ये भी कहा जाता है कि जिस चैम्बर में रेडिएशन देते हैं खाद्य पदार्थ को, उसमें अगर व्यक्ति कितनी देर के लिए, 1 क्षण के लिए प्रवेश कर जाए तो क्या होगा? उसी समय समाप्त हो जाएगा। अच्छा, कोई पत्थर आएगा, कोई गोली आएगी, कोई मिसाइल आएगी? नहीं, कुछ नहीं। बिना देखे ही व्यक्ति अदृश्य रूप से ही कुछ प्रभावित करेगा और व्यक्ति चला जाएगा। अगर रेडिएशन में इतनी क्षमता है, जो कि विचारों से कहीं कम शक्तिशाली है, क्योंकि पदार्थ जगत की कोई भी क्षमता उस सूक्ष्म जगत की क्षमताओं को छू नहीं सकती है, देन इमेजिन कि मनुष्य के विचारों में कितनी सामर्थ्य होगी। अगर विचार मनुष्य संप्रेषित करना शुरू कर दे तो बहुत सारे सिर बदले जा सकते हैं।
कृष्ण के द्वारा स्थापित किया गया कि कृष्ण ने सुदर्शन चक्र चलाया था। वाई डोंट वी अंडरस्टैंड कि कृष्ण के पास उसकी उंगली में कोई ऐसा वेपन नहीं था। हाउ कैन अ गॉड, एक ईश्वर जो सत्य की स्थापना करना चाहता है, जो न्याय की स्थापना करना चाहता है, वो कैसे कर सकता है कि लोगों को डराने के लिए, धमकाने के लिए एक चक्र अपनी उंगली में धारण करे और कहे मान जा नहीं तो गला काट दूंगा। अगर ऐसा है तो फिर भय के रूप में वो आतताई है, भगवान नहीं हो सकता। भगवान में तो इतनी क्षमता होनी चाहिए कि प्रेम से, सहजता से, विद द पावर ऑफ कन्विक्शन एंड कन्विंसिंग वो दूसरों के विचार बदल सके। लेकिन हमसे भूल हो गई, हमने नहीं समझा, क्योंकि कृष्ण ने बहुत सुंदर शक्ति का प्रदर्शन अपनी उंगली में चक्र के द्वारा किया था। हम विचार भूल गए, सार भूल गए, चक्र तक सीमित रह गए। कृष्ण का सुदर्शन चक्र, सु माने अच्छा, दर्शन माने फिलॉसफी, द राइट फिलॉसफी। कृष्ण ने सुदर्शन चक्र छोड़ा और सबके सर बदल गए। इसका अभिप्राय एक ही है कि राइट काइंड ऑफ फिलॉसफी की एस्टैब्लिशमेंट कृष्ण ने की, विचारों को बदल डाला। क्यों? क्योंकि उसके पास क्षमता थी, सामर्थ्य थी कि अपने विचारों से वो दूसरों को प्रभावित कर सकता था, दूसरों के मनमंडल पर अपने विचारों को आच्छादित कर देता था, दूसरों के संस्कार बदल देता था। ये कृष्ण की सामर्थ्य थी। इसलिए कहा जाता है कि कृष्ण सुदर्शन चक्रधारी, सुदर्शन चक्रधारी शुड नॉट बी कन्फाइंड टू सिंपल वेपनरी। ये तो कृष्ण का कद काटने जैसा हो गया कि कृष्ण 6 फुट का था, उसको 2.5 फुट का कर दिया। नहीं, सुदर्शनधारी अर्थात सुदर्शन चक्र, चक्र माने सिस्टम। ही एस्टैब्लिश्ड द सिस्टम ऑफ राइट फिलॉसफी, जिसके माध्यम से लोगों की सोच में बदलाव आ गया। परशुराम जी ने इस पूरी पृथ्वी को इतनी बार विहीन किया, क्षत्रियों से विहीन किया। ऐसा कैसे हो सकता है? इट्स नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। एक ऋषि कभी ऐसा नहीं कर सकता। ऋषि अर्थात जिसमें कॉस्मिक सब्सटेंस, और ऋत कहते हैं कॉस्मिक सब्सटेंस को, ब्रह्म तत्व को, जो कॉस्मिक सब्सटेंस को धारण कर लेता है उसे ऋषि कहा गया है। ऋषि कभी भी ऐसा नहीं करेगा कि कुल्हाड़ा लेकर के लोगों के गले काटता फिरे। नो, उन्होंने क्या किया? लोगों के सिर नहीं काटे, सर बदल दिए। सिर काटने और सर बदलने में अंतर है। सिर काटना इज फिजिकली ट्राइंग टू एलिमिनेट, और सर काटना ट्राइंग टू चेंज द थॉट्स, द वे वी परसीव थिंग्स, द वे वी क्रिएट आवर ओन परसेप्शन, द चेंज एट द परसेप्टरी लेवल्स, उसे कहा जाता है सर काटना। ये विचारों की सामर्थ्य है। विचारों का तप जब मनुष्य के भीतर आता है, मनुष्य ना केवल अपने जीवन को बल्कि अपने आसपास के पूरे परिकर को प्रभावित करना शुरू करता है। मनुष्य ऐसा चुंबकत्व पैदा हो जाता है कि नित्य नवीन रचनात्मक विचार उस तक अवतरित होना शुरू हो जाते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग के बारे में हम बहुत सोचते हैं, बहुत सुनते हैं, बहुत सुझाते हैं, लेकिन यह भूल जाते हैं व्हेन वी टॉक अबाउट पॉजिटिव थिंकिंग, उससे पहले की सीढ़ी है तप। क्यों? ताकि नेगेटिव थिंकिंग को एलिमिनेट किया जा सके। इसी के लिए तप की प्रक्रिया आती है। तो विचारों का तप किया कैसे जाए? कैसे हम विचारों का तप करें कि जितने अनर्गल विचार हैं वो दिमाग से हटना शुरू हों, हमारे भीतर भी एक ऐसी क्रिएटिव फैक्ट्री बन जाए कि जिस विषय में हम प्रगति करना चाहते हैं उसमें लगे रहें। अन्यथा क्या होता है? अन्यथा ये होता है, जैसे मैंने कहा, एक बार पहले भी कहा था, कि जो बहुत सामान्य मस्तिष्क होते हैं, एवरेज माइंड्स टॉक अबाउट पीपल। एवरेज माइंड माने जो बड़ा सामान्य व्यक्ति है वो एक ही बारे में चर्चा करेगा। क्या चर्चा करेगा? अरे कन्हैयालाल बड़ा गंदा आदमी है यार, पिछली बार मिला था दिमाग खराब कर दिया। अच्छा, उसकी सुनाओ, उससे सुरेश की, अरे सुरेश उससे भी बेकार आदमी है। अच्छा, वो रोहित की बात मत करना, मुझे कैसे मुंह बनाए बनाए घूमता है। चर्चा शुरू होती है व्यक्तियों से, चर्चा खत्म हो जाती है व्यक्तियों पर। ऐसे व्यक्ति को कहना चाहिए एवरेज माइंड। और एवरेज माइंड के ऊपर वाली श्रेणी हम कह सकते हैं कि मध्यम स्तर का मस्तिष्क। जो मध्यम स्तर का मस्तिष्क है वो क्या सोचता है? वो लोगों से ज्यादा घटनाओं के बारे में सोचता है। वो देखी थी उनकी कन्हैयालाल जी के लड़के की शादी, क्या खाना था? खाना नहीं था साहब, वो तो बिल्कुल पता नहीं 4 दिन से सड़ा हुआ परोसा हमें उन्होंने। ऐसे कोई कार्यक्रम किए जाते हैं, अरे हमें बताया होता, कोई किसी से पूछता तो है नहीं है। अरे साहब कुर्सियां बेकार सी थी, बैठने का मन नहीं था, क्या कोई चीज थी? नहीं। एवरेज माइंड टॉक्स अबाउट पीपल, ए मीडियोकर माइंड शैल डिस्कस इवेंट्स, एंड द मोस्ट क्रिएटिव माइंड विल ओनली टॉक अबाउट आइडियाज। विचार, रचनात्मक विचारों की बात करेंगे। इसलिए जब भी कभी हमें निर्णय लेना हो कि हम किस अवस्था में हैं, हमारा मन का स्तर किस अवस्था में है, तो वहीं से पता लग जाएगा।
मैं भी कभी कभी जब किसी व्यक्ति की चर्चा करने लगता हूं तो 2 क्षण में चुप हो जाता हूं, बिकॉज आई डोंट वांट टू बिकम एन एवरेज माइंड. If I have to become a creative mind, let me stop talking about people, let me stop talking about events, let me only and only talk about ideas. क्योंकि आइडियाज की चर्चा करके मैं और नए आइडियाज को अपने भीतर अवतरित कर सकता हूं. विचारों का तप कैसे किया जाए, यह सूत्र मिलना बड़ा आवश्यक है, क्योंकि इसी सूत्र से मार्ग प्रशस्त होता है कि हम अपने भीतर परिष्कार की प्रक्रिया को कैसे पैदा करें, अपने भीतर वो चुंबकत्व कैसे लाएं जिसके माध्यम से हम जन जन को प्रभावित कर सकें, अपना आत्म कल्याण, आत्म उत्कर्ष कर सकें. विचारों के तप का सबसे पहला 4 सूत्र हैं इसके. सबसे पहला है स्वाध्याय, अध्ययन करना, वो भी सत साहित्य का अध्ययन करना. सत साहित्य का अध्ययन करना हमसे छूट गया है. वी समहाउ आर नॉट अकस्टम्ड टू रीड सत साहित्य. अखबार पढ़ना हमें अच्छा लगता है, सनसनी जहां पर है वहीं कुछ रोचकता बनती है, भीतर फुरफुरी सी आती है कि यह पढ़ना चाहिए. Something which corresponds to murder, scam or something of that kind. इसलिए वो लोग कहते हैं जो न्यूज़ परोसते हैं, वो परोसने वाले हाथ क्या कहते हैं? वो कहते हैं पॉजिटिव न्यूज़ इज नो न्यूज़. कोई पढ़ना नहीं चाहता है. नेगेटिव न्यूज़ इज द ओनली न्यूज़. इसलिए हम परोसते हैं, क्योंकि नेगेटिव लिखते हैं तो हर व्यक्ति आकर्षित होता है. अच्छा किसकी क्या बिगड़ी देखो. पॉजिटिव न्यूज़ इज नो न्यूज़. अच्छा काम हुआ, अच्छा चलो किया होगा, हमें क्या, सानू की. And it ends there. But positive news is actually the real news. Negative news is no news. पढ़ने का अभ्यास अखबारों तक सीमित हो गया है. सद साहित्य के माध्यम से मनुष्य विचारों को संयम दे सकता है, तप कर सकता है. कैसे और क्यों? सीधी सी बात है. जब मनुष्य प्रेरणात्मक साहित्य का अध्ययन करता है तो क्या होता है, बाकी सभी जगह से विचार हटना शुरू होता है, ध्यान हटना शुरू होता है, उन्हीं प्रकार के विचारों पर केंद्रित होता है. दूसरी बात, जब मैंने पहले भी कही, अध्यात्म का सूत्र है. अगर आप किसी अच्छे व्यक्ति द्वारा लिखी हुई पुस्तक पढ़ते हैं तो उसके मानस मंडल के स्तर पर पहुंच जाते हैं. बिकॉज एनी ऑथर, चाहे वो ऋषि हो या कोई हो, जब लिखता है तो अपने भीतर वो मनन की प्रक्रिया में डूबा है. किसी के लिखे गए शब्दों को पढ़ने का अभिप्राय है आप उसकी खोपड़ी में प्रवेश कर गए. यू आर नाउ लिविंग हिम इनसाइड योर ओन सेल्फ. अब उसके स्तर पर पहुंच गए. अब आपका स्तर बड़ा इंप्रूव हो गया. जब आप ऋषि अरविंद को पढ़ते हैं, रमन को पढ़ते हैं, आचार्य श्रीराम को पढ़ते हैं, तो क्या हो गया, आपका प्रमोशन हो गया, आपका एलिवेशन हो गया. कहां? उनके स्तर तक. क्यों? क्योंकि अब आप उनकी खोपड़ी में बैठ के सोच रहे हैं, उसी का अध्ययन कर रहे हैं, उनके समतुल्य हो गए हैं. इसलिए सद साहित्य को इतना अधिक बल दिया जाता है. यू गेट एलिवेटेड एंड एलिविएटेड ऑल्सो टू द लेवल ऑफ अ सेंट, टू द लेवल ऑफ अ ऋषि. जब आप उन विचारों से ओतप्रोत होते हैं, आपकी खोपड़ी ओतप्रोत होती है और बाहर आते हैं, बहुत समय तक प्रभाव बना रहता है. लंबे समय तक नहीं, लंबे समय तक नहीं बना रहता. क्यों? इसलिए क्योंकि हमारे घरों में रोज पोछे लगते हैं. ऐसा तो होता नहीं आज पोछा लगाया महीने बाद लगाएंगे. डस्टिंग इज टू बी डन एवरी डे. पोछे रोज लगाने जरूरी हैं. क्यों? क्योंकि डस्ट एनवायरमेंट में है, पर्यावरण में है. पर्यावरण को थोड़ी आप साफ अभी कर सकते हो. पर्यावरण का साफ होना बहुत बड़ा काम है. आप अपने ड्राइंग रूम और बेडरूम को साफ कर सकते हो. इसलिए सद साहित्य को एक बार नहीं, इसे नित्य की प्रक्रिया बनाना है. बिकॉज डस्टिंग एंड पोचा इज रिक्वायरमेंट, इज अ मैंडेट फॉर एवरी डे. जो ये सोचता है कि हफ्ते में एक दिन मैंने सद साहित्य पढ़ ली, गीता पढ़ ली, काम हो गया, हाउ इज इट पॉसिबल? कल सुबह उठने के बाद फिर से सामान्य जीवन शुरू होगा. डस्ट आनी अनिवार्य है. इसलिए शाम को फिर पोछा लग जाएगा, जीवन सुरक्षित रहेगा, मानस मंडल पवित्र रहेगा. इसलिए सद साहित्य के लिए प्रेरित किया जाता है. और सद साहित्य के लिए प्रेरित करने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? प्लीज स्टार्ट रीडिंग बिफोर स्लीप. नींद आने से पहले पढ़ना शुरू करो, सबसे अच्छा है. सब मेरे से तो 1 पेज पढ़ने के बाद मुझे नींद आ जाती है. आपका तो कल्याण हो गया. अगर आपको 1 पेज पढ़ने के बाद नींद आती है तो फिर डॉक्टर्स को सदा सदा के लिए बाय बाय होगी. आप 1 पेज पढ़ो. व्हाई डू यू वांट टू रीड 10 pages or 20 pages एट अ टाइम? इफ यू कैन रीड, इफ यू कैन अफोर्ड टू रीड, वेरी गुड. बट इफ यू कैन नॉट, स्टार्ट विथ सिंपल सिंगल पैराग्राफ. अगर एक पैराग्राफ पढ़ करके भी शुरुआत करोगे तो जीवन में अभ्यास तो आएगा. हम पता नहीं क्यों है हर बार चांद को छूना चाहते हैं.
चांद का नाम पता नहीं क्यों मामा बना लिया। ननिहाल कहते ही हमें हर चीज़ चांद से कम दूरी की अच्छी नहीं लगती है। हमें कोई भी पर्वत हो तो एवरेस्ट से कम में पर्वत ही नहीं दिखाई देता। चाहे 2 मंजिल ऊपर गिलास पानी का पहुंचाना हो तो वो आफत लगता है। लेकिन मन के भीतर बड़े बड़े लक्ष्य हम बनाना चाहते हैं, छोटे लक्ष्य से शुरुआत करना हमें अच्छा नहीं लगता, बिलो आवर एस्टीम लगता है। अध्ययन का, सद साहित्य का पढ़ने का तरीका, स्टार्ट विद 1 पेज, स्टार्ट विद 1 पैराग्राफ, बट गॉड डैम इट स्टार्ट इट। और करने का समय, मेरे पास मरने की फुर्सत नहीं है, कोई बात नहीं, मरने की फुर्सत की चिंता मत करो, यमराज अपने आप टाइम निकाल लेगा। शाम को सोने से पहले, रात को सोने से पहले, द लास्ट असाइनमेंट ऑफ योर लाइफ, रीड 1 पेज, 1 पैराग्राफ एंड ऑब्जर्व द चेंजेस। क्योंकि जैसे ही पढ़ करके सो जाओगे, अवचेतन मन को एक फूड मिला हुआ है। अभी क्या फूड मिला है? अभी हम टेलीविजन देखते हैं, देखते देखते सो जाते हैं, या घर की कोई इस प्रकार की खिन्न करने वाली चर्चा करके सोते हैं। तो क्या होता है, रात को खड्डी पर भीतर वही बुनाई चलती है, सुबह तक वही बुना हुआ उलझनों का कारपेट तैयार हो जाता है। इसलिए सबसे अच्छा है सद साहित्य पढ़ते पढ़ते सो जाइए, और साथ वाले को भी राम राम करके सोइए, ताकि सुबह उठें तो विचार कहीं ना कहीं स्थायी हो, विचार पवित्र हो, विचार ज़्यादा रचनात्मक हो। यू विल सी दैट योर ओन प्रोडक्टिविटी, वेदर एट शॉप, बिजनेस और एनी फ्लो, इज स्टार्टिंग टू गेट इम्प्रूव्ड। कब होगा? जब सद साहित्य के द्वारा विचारों का तप देना शुरू करेंगे। सब इसमें तप क्या है? इसमें कोई तप नाम की चीज़ नहीं है। तप है बाबूजी, बहुत बड़ा तप है। अगर आप इस अभ्यास को रोज निभाओगे तभी ये तप है। अच्छा, ये तो मुझे कुछ भी नहीं लगता, छोटी सी बात है, रात को मैं 1 पेज यूं ही पढ़ लूंगा। अच्छा, कल भी पढ़ना, कल भी पढ़ूंगा, परसों परसों पढ़ूंगा। कहीं जाना तो नहीं? जाना है मुझे। कहाँ जाना है? मेरे फ्रेंड की सिस्टर की शादी है। अच्छा ठीक है, पढ़ लोगे? हाँ पढ़ लूंगा। नेक्स्ट डे पूछा, कल रात पढ़ा था? नहीं। क्यों? फ्रेंड की सिस्टर की शादी थी, काम बहुत करना था, रात को 2:30 बजे उससे पढ़ाई नहीं किया, मैं छोड़ दिया। तप नहीं हुआ। तप का अभिप्राय क्या है? नियमितता। यू आर बाउंड टू अकम्प्लिश व्हाट यू हैव असर्टेन्ड। यू हैव नो एक्सक्यूजेस, यू हैव नो रूम टू मेक एन एक्सक्यूज कि मेरे बहन भाई के लड़के की या किसी की भी शादी क्यों नहीं थी। तप का अर्थ क्या होता है? तप का अर्थ कहते हैं, इसीलिए पुरानी कहावत है ना, एक आदमी शिवजी पर जल चढ़ाता था, एक कंकड़ मारता था, और कंकड़ मारने वाला जिस दिन आंधी तूफान थी उस दिन भी गया। शिवजी प्रकट हो गए। वो कहने लगा, भगत तो तू है जो रोज आता है, वो देख जो जल चढ़ाने आता था आज तूफान के मारे डर के दुबक के घर बैठा हुआ है। असली तपस्वी तो तू है कि पत्थर मारने आज भी मुझे आ गया है। ये एक छोटा सा उदाहरण है। समझाने का अभिप्राय यह है कि तप का अर्थ है डोंट मेक एन एक्सक्यूज। अपने आप को आइसक्रीम सोल्जर मत बनाओ। आइसक्रीम सोल्जर क्या होता है? आइसक्रीम और केक का सोल्जर बना दिया, बंदूक हाथ में दे दी, और जैसे जरा सी गर्मी हुई पिघलना शुरू हो गया। डोंट बिकम एन आइसक्रीम सोल्जर जो जीवन की जरा सी विषमता से, जरा से रूटीन के अटपटे होने से बहाने ढूंढे, ये हो गया ना, वो हो गया ना। डोंट मेक एक्सक्यूजेज, बी स्टिल, बी स्टबन। इसे तप कहते हैं। जब ये करना शुरू करोगे तो थोड़े दिनों में पता लगेगा कि तप इतना सहज नहीं था। जब रूटीन बनेगा तो मालूम चलेगा कि शिकायतों के लिए मेरे पास अब कोई नहीं, शिकायत भी तो अपने आप को देनी है। स्वाध्याय